प्रागैतिहासिक काल के पूर्व पाषाणकालीन कला के समान जो भी असभ्य जातियों की कला थी उसे आदिम कला कहा जाता है, क्योंकि दोनों आदिम मानसिक अवस्था और जो उस समय मानसिक अवस्था थी, उस समय जो सृजन हो रहा था वो प्रकृति के अनुसार ही हो रहा था। तो इसलिए वह सब कुछ प्रकृति के ऊपर ही आधारित था। पूर्व पाषाण काल में जो कला थी वह अफ्रीका के बुशमैन व एस्किमो लोगों की कला में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। इसी तरह उत्तर पाषाणकालीन जो कला थी वो पश्चिमी अफ्रीका, जो अमेरिकन इंडियन थे और प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह के लोगों की कला थी, उसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अब आइए पूर्व पाषाणकालीन चित्रकला के बारे में बात करते हैं। जो मानव निर्मित आकृतियां और चित्र सबसे प्राचीन नमूने जो प्राप्त हुए हैं वे करीब 30,000 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। उस समय जो जलवायु थे और हिंसक पशुओं से जो व्यक्ति का संघर्षमय वातावरण था, वह उस युग के इसी वजह से उस युग का मानव जो है गुफाओं में रहता था और शिकार करके जीवन यापन करता था। अब जो गुफा के निवासी मानव थे, उनके जो चित्र थे और उनकी जो मूर्तियाँ थीं, उसमें दैनिक जीवन की घटनाएँ ज़्यादातर व्यक्त हुई हैं। जबकि कई विद्वानों ने यह भी माना है कि जो मानव चित्रकला उस समय थी या मूर्तिकला थी, वह तंत्र मंत्र के उद्देश्य से प्रेरणा उसको मिली थी। 1879 1879 में स्पेन में अल्टामीरा गुफा की खोज हुई और उसमें ये दिखता है कि शैशवावस्था में भी जब मानव जातियाँ थीं, जो मानव जाति उस समय शैशवावस्था में थी, तो भी कलाकृतियों का निर्माण करती थी। उसमें विशेष रूप से वनस्पतियों की डंडियाँ, पत्थर के औजार, रंगीन पत्थरों को पीसकर बनाए हुए रंग उस समय उपलब्ध थे और उनको इस्तेमाल करके कलाकृतियाँ बनाई गई थीं। अल्टामीरा गुफा जो थी उसकी खोज अचानक से हुई। उसका श्रेय जाता है सौतोला नाम के व्यक्ति को। सौतोला स्पेन के उत्तर पूर्वी भाग में और फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी भाग में लगभग 50 गुफाओं की खोज हुई, जिसमें पाषाण युगीन चित्र पाए जाते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है कि अल्टामीरा गुफा की खोज कहाँ हुई, कब हुई और इसका श्रेय किसे जाता है। अब देखिए, जो पाषाणकालीन चित्रकार थे, उनका जो रेखांकन और रंगांकन तत्वों का जो उनका ज्ञान था, वो कुछ प्रकृति से प्रेरित था। ठीक है, कुछ चित्र तो पूर्ण रूप से रेखाओं द्वारा और कुछ चित्र हल्के और गहरे छटाओं के प्रयोग से बनाया गया। कहीं कहीं रेखा और रंगों को मिश्रित यूज किया गया। सांड के उबड़ खाबड़ व विशाल शरीर की उभारदार भव्य मुद्रा बनाई गई है। हिरण का चिकना और लोचपूर शरीर बनाया गया है, जिसमें गतित्व दिखाया गया है। हल्का और गहरे रंग के छटाओं का क्रमबद्ध प्रयोग किया गया है। ठीक है, आकृतियों में ठोसपन और स्पष्टता के गुण दर्शनीय हैं। पता चलता है कि कहाँ ठोस है, कहाँ स्पष्ट है, हर चीजें बताई गई हैं। तूलिका के निपुण संचालन भी किया गया है, जिससे जो आकृति की सतह की बुनावट है उसको भी समझ में आता है, मतलब किस तरह की बुनावट है वो भी पता चल पा रहा है। अब इससे अधिक ज़्यादा कुशलता और क्या हो सकती है कि उन्होंने भिन्न भिन्न अंकन पद्धति को अपनाया है। उस समय का जो मानव था उसके लिए धर्म था वो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन था। जादू टोना के रूप में प्रचलित था। मानव की सबसे प्रमुख आवश्यकता क्या थी? जंगल के जानवरों का शिकार करना, ताकि उसको भोजन मिल सके, वस्त्र हो, ईंधन मिल सके। तो वह तंत्र मंत्र की तरह गुफाओं की दीवारों पर जानवरों का ही चित्र बनाता था और सोचता था कि अगर हम जानवर को चित्र में मार पाएंगे तो प्रत्यक्ष में भी, हम शिकार में भी उसको मार पाएंगे। जानवर का चित्र और प्रत्यक्ष जानवर में वह कोई अंतर नहीं मानता था। पूर्व पाषाण काल के चित्रों में स्पेन का अल्टामीरा और फ्रांस के लास्को व ल एजी नाम के स्थानों के गुफा चित्र सबसे ज़्यादा फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। यूरोप के जो गुफा चित्र अधिकतर मिले हैं वह स्पेन के पूर्वी और उत्तरी प्रदेशों में और फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी प्रदेशों में मिले हैं।
जो अल्टामिरा के जानवरों के चित्र हैं उसमें कुछ खास विशेषताएं हैं। वे विशेषताएं हैं कि ये पर्याप्त मात्रा में नैसर्गिक हैं। गुफाओं के ऊबड़-खाबड़ छतों पर चित्रित किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी हार्ड दिखाई देते हैं। चित्रण के लिए इसमें मिट्टी का प्रयोग किया गया है। मिट्टी के रंग जैसे भूरा, कत्थई, ठीक है, पीला, लाल, जानवरों की चर्बी में मिलाकर काजल व कोयले का भी यूज़ किया गया है। 1940 में 1940 में फ्रांस में लास्को की गुफा का खोज हुआ। वो भी एक पाषाणकालीन गुफा रही है और इसका भी खोज अचानक से ही हुआ। एक कुत्ता खो गया था एक लड़के का, तो वो उसको ढूंढ रहा था और जमीन के अंदर गड्ढे में घुसकर उसको खोज रहे थे सब, तो यहीं पर उसको आकृतियां दिखाई दी और इस तरह से फ्रांस में लास्को के गुफा की खोज हुई। इसी प्रदेश में पूर्व पाषाण काल की एक मूर्ति है लॉसेल की सौंदर्य देवी, वह भी प्राप्त हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण सौंदर्य देवी को बनाया गया है, काफी कल्पना करके। मातृ देवी का हाथ में उनके सींग है और जो ऐसा माना जाता है कि उस समय जो रियल एनिमल्स को मार के अल्लाते होंगे और उसके खून से उसको भरा जाता होगा। जो लास्को की गुफा की खोज थी वो जैसा मैंने बताया 1940 में हुई। वहाँ पे काफ़ी चित्र सुरक्षित अवस्था में भी पाए गए हैं। उसमें एक चित्र है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बैलों का वृहद कच्छ। यह चित्र बहुत प्रसिद्ध है। इसमें 4 काले-काले बड़े बैलों को एक कतार में चित्रित किया गया है और सबसे बड़ा बैल 18 फुट लंबा बनाया गया है। सबसे आगे लाल और काले रंग में चित्रित घोड़ों का समूह भी बनाया गया है इसमें। लास्को का जो गुफा चित्रण है, ये किस उद्देश्य से किया गया है, इसका कोई सीधा उत्तर तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें यही तंत्र मंत्र वाला ही मानते हैं जो भी कलाकार हैं। अब अगर नव पाषाणकालीन और उत्तर पाषाणकालीन कला की बात करें, तो जो पूर्व पाषाण काल में मानव का जो भोजन था वह पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। लेकिन जब हिमयुग का अंत हुआ और जलवायु का तापमान बढ़ता गया, तो मानव का जो सामाजिक जीवन था वह पशुपालन और कृषि पर निर्भर होता गया और नव पाषाण काल में जो मानव का समाज था वह पूर्ण रूप से कृषक समाज बन गया था। अब जब पूर्व काल और नव पाषाण काल के जो बीच में जो टाइम पीरियड रहा है उसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। और इस काल में किसी का आविष्कार नहीं हुआ था। मध्य पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में और मानव गुफाओं में ही उस समय रहता था जब कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था तब। तो इस वजह से जलवायु परिवर्तन के कारण बैल, हिरन, घोड़ा जानवरों के उत्तरी प्रदेश की ओर स्थानांतरण किया गया और मानव और कुत्तों की सहायता लेकर छोटे जानवरों का उस समय शिकार किया था, करते थे सब। और जाल में मछली पकड़ना शुरू कर दिए उन्होंने। तो ये सब चीज़ों का उन्होंने गुफाओं में बहुत अच्छे तरीके से अलंकरण किया है और इसका चित्रण भी उन्होंने बहुत ही स्वाभाविक ढंग से किया है। अलग-अलग पत्थरों पर प्रतीकात्मक और तांत्रिक वाले चिन्ह बनाए गए हैं। जो नवपाषाणकालीन चित्रकार थे, अल्टामिरा और लास्को के चित्रकारों के समान उस तरह के रूपों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मानव और प्राणियों के चित्रण में काल्पनिक और प्रतीकात्मक आकारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने ज्यामितीय आकारों का ज़्यादा प्रयोग किया है। जो नवपाषाण काल थे उसमें मिट्टी के बर्तन बनने लगे और जो बर्तनों पर अलंकरण था वो ज्यामितीय अलंकरण किया जाने लगा। ऐसे प्राचीन बर्तन हमें मिलते हैं पश्चिमी टर्की में, जिस पर लाल मिट्टी से चित्रण किया गया। इस समय जो वस्तु निरपेक्ष और ज्यामितीयता जो थी, यही नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि इस कला का जन्म मकान की दीवारों को सजाने के उद्देश्य से होने लगा था। तो आज हमने यूरोपीय चित्रकला के इतिहास में आदिम कला को पढ़ा है। इसी तरह और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।